हेलो हेलो हेलो। हे स्मार्ट पीपल, स्वागत है आपका हमारी आज की इस मुलाकात में। यू आर मोस्ट वेलकम हियर। बाय द वे, हु आर यू सर? अच्छा सवाल है। माय नेम इज़ लक्ष्य एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट सा, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया। कैसा चल रहा है जीवन? इसकी बात तो हम करेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। लेकिन पहले एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि आज की इस मुलाकात में हमें जो ये चैप्टर पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, ये किस बारे में है। ऑब्वियसली तुम्हारे जीवन के बारे में नहीं है, अगर उसकी बात करने बैठेंगे तो दिन निकल जाएगा। तो ये चैप्टर जो होगा इसको हम पढ़ेंगे बुकिश लैंग्वेज में कि भाई लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जो कि हमें हमारा जीवन चलाने के लिए चाहिए होता है ना? चाहिए होता है ना? तो ये सारे प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यू आर वेलकम टू दिस चैनल एंड हम इस वीडियो में, हम इस आने वाली सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और जो लेक्चर्स होंगे उसमें क्या क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा सा है ना रोशनी डालते हैं। हम क्या PYQ सॉल्व करने वाले हैं? बिल्कुल, इस वीडियो में आपको PYQs भी मिलेंगे। आपको बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए आपको नोट्स मिलने वाले हैं, जिन नोट्स के अंदर आपको एक्टिविटीज़ भी मिल रही होंगी। इन्हीं नोट्स के अंदर आपको आपके सारी थियरी कंटेंट मिल रहा होगा और साथ में आपके जो इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना NCERT के, हमारी प्यारी सी NCERT के, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये सारा कंटेंट जो है बॉस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो नथिंग टू वरी व्हेन आई एम हियर। इसके अलावा और क्या होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट? नो, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बाकी बच्चों से, बाकी कंपटीशन से थोड़ा सा आगे निकले। और साथ ही साथ NCERT क्वेश्चंस जो है वो नोट्स में है ही, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। और छोटी सी स्माइल के साथ कुछ न्यू ट्रिक्स भी हम साथ में बात करने वाले हैं। तो ये बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस प्रोसेस को जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो सर इस चैप्टर को अगर हम बाइफरकेट करें, कुछ बांटें, तो हमें क्या मिलेगा? तो इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है क्या होगी? पहला होगा न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना? मम्मी के हाथ के आलू के पराठे अगर मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए। तो वो जो पराठे हैं ना, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वाई डू वी ईट द फूड? एक कारण, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और क्या करेंगे सर उस एनर्जी से? ईटिंग, फाइटिंग, डांसिंग, राइटिंग, जो आपको करना है आप उसे कर सकते हैं। और तो पहला प्रोसेस जो है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए चाहिए होता है वो है न्यूट्रिशन। हमें रोज खाना खाना पड़ता है ना? दूसरा, बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो यार जो भी हमने खाना खाया है वो क्यों खाया है? ताकि एनर्जी मिल सके। तो उस एनर्जी को बनाने का प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो एनर्जी बनती है उसे आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो भी खाना आपने खाया वो आपकी सेल्स के पास जाएगा, सेल्स एक प्रोसेस करेंगे जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हो, और उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसे मतलब ATP, एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली बात है, इसके बिना गाड़ी कैसे चलेगी, है ना? ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, कि हमने खाना खाया है, मुंह से पहुंचा है पेट के अंदर, लेकिन मैं अपनी फिंगर भी मूव कर पा रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो खाना जो है, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेरे इंटेस्टाइन से, मेरे पेट से निकल के वो मेरी सेल्स तक पहुंचे होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है ना वो क्या होगा? वो होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपके दिल की बात हम करेंगे, है ना भाई? दिल का मामला आने वाला है इसमें, तो इसमें तो हम स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना? तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। और चौथा और आखिरी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की हम बात करने वाले हैं। एक्सक्रीशन बोले तो इट्स लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, व्हाट इज दैट? इट्स पीइंग, राइट? सो हम अपने दिन की शुरुआत ही किससे करते हैं? यूरिनेशन के साथ करते हैं। तो ये भी एक हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम इसको भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कोई अगर छुटकू पुटकू सा बच्चा तुमसे पूछे ना कि भैया कौन कौन से, या दीदी कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में है, तो पहला होगा न्यूट्रिशन, दूसरा होगा हमारे पास रेस्पिरेशन, तीसरा होगा न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा होगा एक्सक्रीशन। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो फटाफट से नजर मारो और आंखें बंद करके इन चारों वर्ड्स को रिवाइज करो अपने माइंड में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। या तो ये 4 प्रोसेस जो है हमें कंप्लीट करने हैं। और अब आते हैं हमारे बाबू भैया। तो बाबू भैया बताओ कैसे हो? बिल्कुल नहीं रिस्क लेने का बाबा रे बाबा, समझे? तो अपने को रिस्क नहीं लेने का है, और अपन सब कुछ पढ़ेगा जो आ सकता है सवाल में, सारा कुछ कंप्लीट करेगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। ओके, तो जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं।
एंड इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या होगा, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है सर? देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, इंटेंस फोकस चाहिए अपने को, एंड द फर्स्ट रूल ऑफ द क्लास इज यू मस्ट बी सिटिंग विद पेन एंड अ पेपर। तो एक पेन लो, एक कॉपी लो, है ना, अदरवाइज ये रिस्क वाला फैक्टर आ जाएगा और बाबू भैया आएंगे तो चपेट मारेंगे। तो बेटर है कि एक पेन कॉपी लेके बैठो और जो भी बातें तुम्हें लग रहा है कि यार ये कुछ नई है या मैं नहीं जानता, उसे साइड में लिखते हुए चलना। लास्ट में आपको नोट्स मिल ही जाएंगे तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? तो यार लाइफ प्रोसेस जीवन के ऐसे प्रोसेस जो कि हमारे जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द असेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, है ना, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए सर? These are the important biological activities that are necessary to maintain the living organisms, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे किसकी, हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे जीवन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं उसे आप कहते हो लाइफ प्रोसेस। और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होते हैं उन्हें आप लाइफ प्रोसेस कहते हैं, सिंपल। तो इसमें कुछ खास हमें इंट्रोडक्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है ना, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो इट्स जस्ट लाइफ प्रोसेस। अब वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है ये हमें ज़रूर बात करनी है, ठीक है। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं सर? सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस आने वाला है वो होगा आपका न्यूट्रिशन, जो हम बात कर चुके हैं। हालांकि अगर आपको मैं थोड़ा सा हायर एकेडमिक्स के थ्रू बताऊँ ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप बता सकते हो कि व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस टेबल एंड मी। इस टेबल में और मुझ में क्या फ़र्क है ना, या इस मोबाइल फ़ोन में, है ना, या इस कैमरे में या मेरे में क्या फ़र्क है। तो भाई ऐसे कुछ फीचर्स हमारे पास हैं जो हम दोनों में फ़र्क बता सकते हैं। पहला होता है आपके पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ खुद से इनिशिएट कर पाए, है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो आप उसे आप एक जिंदगी मीन्स लिविंग कह सकते हो। सर ऐसे तो टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शंस होती है, मगर क्या वो खुद से होती है? क्या उसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या वो खुद से आ गए? नहीं। तो वो प्रोसेस हमें करवाना पड़ता है ना। अगर हम अपनी सेल के अंदर बात करें तो वहाँ प्रोसेस खुद ब खुद चलती है। तो ऐसी जगह, ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हों उसे आप कहते हैं लिविंग, ठीक है। अब कैसी कैसी रिएक्शन चल सकती हैं सर? तो भाई रिएक्शन जो होती है वो आपका जब आप डाइजेशन करते हैं तब भी चलती है ना, तो न्यूट्रिशन हो गया, है ना, मस्त से पराठे मिल जाएं, छोले भटूरे मिल जाए ना, तो पेट खुश हो जाता है, मतलब रिएक्शंस करते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाएगा। अब जब खाना खाया है तो उससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो एनर्जी निकालने का प्रोसेस। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब भी ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अलावा एक्सक्रीशन पढ़ेंगे कि भाई अगर कुछ इनपुट डाला है तो कुछ आउटपुट भी निकलेगा ना, है ना। वो आउटपुट क्या होगा? वेस्ट, CO2 हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्वेट हो सकता है। तो ये सब कुछ हम निकालने वाले हैं। तो एक तो भाई ये मेजर प्रोसेस है आपके पास, कौन से वाले? 4, जो आपको अपने NCERT के हिसाब से लिखने हैं। ये हमें क्लास 10th की NCERT के हिसाब से हमें एग्जाम्पल आंसर मिल चुका है कि न्यूट्रिशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस है, दूसरा आपका रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। वापस बोलो एक बार फटाफट से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट इज योर एक्सक्रीशन। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ग्रोथ। क्या ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग लाइफ प्रोसेस है कि भाई अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है इसका मतलब वो लिविंग है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या? नहीं। आप जानते हैं कि यार छोटे छोटे माइन्यूट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रोथ शायद ना शो करते हों। प्लांट्स जो ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, शो करते हैं ग्रोथ, राइट। बट एक माउंटेन भी ग्रोथ शो करता है, माउंटेन की हाइट भी इंक्रीज होती है ना। तो क्या मैं कह दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भी एक तरीके से आपका लिविंग थिंग है? नहीं बोल सकते ना। तो एक ग्रोथ एक ऐसा ठोस फैक्टर नहीं है जिससे कि आप डिफाइन कर पाओ कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो इट इज़ नॉट अ दैट फैक्टर, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बेसिकली स्टिमुलस के बारे में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, है ना। ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है भाई? चलो भाई इसको सीखते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब कि मान लो ये कंपास है ना, तब तुम्हारे भाई, अब तुम्हें अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे, तुम स्कूल में ही हो ऑब्वियसली। तो जब कंपास काम आता है एक काम के लिए, ज्योमेट्री में रखा होता है ना, चुभोने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, उछल जाता है बंदा। तो वो जो चीज़ है ना,
वो एक स्टिमुलस था ये कंपस, और उस पर रिस्पॉन्ड क्या हुआ, उछलना, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हो गया। किसी ने मेरे हाथ पे टच किया तो आई नो दैट फीलिंग, है ना। अब किसी ने पिंच किया तो मैं चपेट, मैं उसको मारूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, वापस से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हो गया। तो कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस, क्या आप कॉन्शियस हो चीज़ों को लेके, तो मतलब कि आप लिविंग हो, है ना। एक कार कॉन्शियस नहीं है, राइट। एक पेन कॉन्शियस नहीं है, एक टेबल को मैं कितना ही मार लूँ वो कुछ नहीं कहेगी मेरे को, तो वो कॉन्शियस नहीं है ना। तो इट्स लाइक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट इज़ ऑल्सो अ मेजर लाइफ प्रोसेस जो लिविंग थिंग्स शो करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपको पता है कि यार एक सेल जो होती है, सेल मिलके क्या बनाती है, सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से, है ना, उस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, इससे बनते हो आप, ठीक है। अगर आप एक बॉय हो या फिर आप एक गर्ल हो तो इससे बनते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के पास सेल्स पाई जाएंगी मतलब कि वो लिविंग कैटेगरी में आ सकती है। तो बस ये कुछ हमारे पास मेजर लाइफ प्रोसेस हैं। इसमें से आपको याद क्या रखने हैं, पहला न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, और एक जो हमने शायद छोड़ दिया, जो कि छोड़ना अलाउड ही नहीं है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या ये एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं, तो यार इसके लिए हमने एक अलग चैप्टर बनाया है, आपका नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम इसको एक लाइफ प्रोसेस नहीं मानते, नहीं है, ठीक है। ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ना, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते मगर स्टिल वो लिविंग है, जैसे हनी बीज हो गई, या आप बात कर सकते हो ऐसे कुछ कपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, जो कि आप तरीके से इनफर्टाइल हैं, तो इन दैट केस क्या वो लिविंग नहीं है, लिविंग तो है, वो ह्यूमंस है, राइट। सो इन दैट केस ऐसे आप बात करो म्यूल, जो भी एक लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उन एक्सेप्शंस को देखते हुए आप कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा सही तरीका नहीं है किसी चीज़ को लिविंग घोषित करने का, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। देन सर क्यों चाहिए रिप्रोडक्शन, टू मेंटेन द स्पीशीज, ओके, हमें अपनी स्पीशीज को, अपने अस्तित्व को इस दुनिया में बनाए रखना है, तो हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ सवाल हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। मगर मैं उससे पहले चाहता हूँ कि एक बार आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा रिव्यू मार लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार, ठीक है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारी एनसीईआरटी की तरफ। हाँ तो भाई रेडी हो, स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो यार सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना एनसीईआरटी की नज़र मारते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है, फिर हम उन सवालों पे भी आएंगे। तो देखो पहले वाला जो पैराग्राफ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कुछ सिंपल सी बातें कही गई है कि भाई इन्होंने डिफाइन किया है ग्रोथ को, कि ग्रोथ क्या होती है। तो जो बात मैंने हाईलाइट की है उन बातों को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा बाकी पैराग्राफ जो है एक बार आप रीड कर सकते हैं, इट जस्ट एन इंट्रोडक्शन, उससे कोई सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट द वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट in them, and that is partially why there is a controversy about whether they are living or not living. So जब तक वायरस जो है ना वो सेल के बाहर हैं, वो नॉन लिविंग है। जैसे वो सेल के अंदर जाएंगे तो वो आपकी सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे और जिंदा हो जाएंगे। तो वायरस एक ऐसा पॉइंट है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो लिविंग है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है, मगर इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो वायरसेस को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, यहाँ से अलग बात कर रहे हैं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि आगे वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर द लाइफ, तो मॉलिकुलर मूवमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इट कैन बी योर PYQ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लाइक पहले ये सवाल आ भी चुका है और ये आगे क्वेश्चन बन भी सकता है। तो भाई एक सेल के अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी होती है, पहला न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दूसरा वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। भाई एक जगह से दूसरी जगह तक अगर वेस्ट को लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, इसी की मदद से, है ना। मेटाबॉलिज्म, जो एक्टिविटीज़ करनी है उसमें अगर मान लो कोई एंजाइम्स की ज़रूरत है या किसी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे, साइट है ना, सोर्स से सिंक तक या सिंक से सोर्स तक कौन लेके आएगा, यही मॉलिक्यूल्स लेके आ सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जनरली एक सेल के अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरत है। मान लो अगर ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ तक पहुँचानी है, तो वो कैसे जाएगी, साइटोप्लाज्म की मदद से,
है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से। फिर आता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करने के लिए भी हमें मॉलिकुलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको रीड करते हैं एक बार। तो कह रहा है कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर, दे हैव टिश्यूज हैव सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। तो एक बड़ा ऑर्गन टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बनी है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। Because of the effect of the environment, this organism's ordered nature of the living structure is very likely to keep breaking down over the time. If the order breaks, the organisms will no longer be alive. So ये अगर ऑर्डर ब्रेक हो गया कि भाई सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं पाए जाएंगे, तो इन दैट केस वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ चलता रहना चाहिए। सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सो दे मस्ट बी मूविंग अराउंड देमसेल्फ। तो एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होना जरूरी है, ताकि न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो सके, वेस्ट बाहर निकल सके और मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म किया जा सके। तो इन कारणों की वजह से एक मॉलिकुलर मूवमेंट जरूरत होती है। तो ये आंसर्स आपको लिख के आना है अगर को आपको सवाल आए, ठीक है, या आप इस पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। एक जीवन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होते हैं उन्हें आप कहते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। यहाँ पे ये बात करें न्यूट्रिशन के बारे में कि सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। कोई भी चीज़ बात कर लो, ये मिरर, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये टेबल, ये माइक, है ना, ये वाला माइक, तो कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कार्बन से ही मिलके बनी है। एंड फिर वो आगे वो कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो अगर कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंपल सोर्स का इस्तेमाल करेगा। हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटेक करते हैं, जैसे स्टार्च कंज्यूम करते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं, चॉप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। फिर बात कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन के बारे में। चलो भाई, खाना खा लिया, पेट भर गया, फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होती है। एंड मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसे ब्रेक कर दिया आगे, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन एज अ सोर्स। तो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे उस खाने को, कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना और उसको सेल्स की नीड के लिए इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन, और प्रिसाइजली सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर आता है सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट करना है भाई उस चीज़ को। सो इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सारा काम जो है वो साइटोप्लाज्म खुद कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसको हमने प्रॉपरली एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, जैसे कि हमारा दिल हो गया, है ना, हमारा हार्ट हो गया, या आपके ब्लड वेसल्स हो गई, ये सब, ठीक है। तो सर्कुलेशन की नीड है हमारे सिंगल ऑर्गेनिजम्स में या फिर मल्टी सेलुलर में, दोनों में ही। इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई अगर मल्टी सेलुलर है तो हमें कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, अगर कोई यूनिसेलुलर है तो साइटोप्लाज्म उस काम को अकेले कर सकता है। यहाँ पे एक अच्छा पीवाईक्यू बनता है जो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा, है ना, एक अच्छा सवाल बनेगा यहाँ पे। फिर वो बात कर रहा है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, तो इस पैराग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। एंड एट लास्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, है ना, वेस्ट क्यों बाहर निकालना जरूरी है, अगर वो एक्यूमुलेट होगा तो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो आइए अभी इन 1 2 3 4 क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो पहले करा है इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। डिफ्यूजन इकलौता काफ़ी क्यों नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो है क्या चलता है, एक डिफ्यूजन होगा क्योंकि ये एक सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल का हर पार्ट जो है ना वो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के साथ टच में है। तो जो भी उसे एक्सचेंज करना होगा वो सब वो अपने एटमॉस्फेयर से कर सकता है, बिकॉज ईच पार्ट ऑफ दिस सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, तो ईजी एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से बने, जैसे हमारा ये जियान, क्या ये जियान सिर्फ एक सेल से बना है? नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं, कुछ पार्ट बॉडी के बहुत अंदर हैं। तो वो डिफ्यूजन से या फिर वो सेल्स जो है ना वो एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर वो एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ की, इनको आवश्यकता पड़ती है एक प्रॉपर सिस्टम की। दैट्स वाई इनमें डिफ्यूजन जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता। तो ये आंसर बढ़ते हैं इसका। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट जस्ट लाइक एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे सेल्स जो है वो एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस कारण से
हमारे में सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डिमांड पूरी नहीं कर सकता. दैट्स वाई वी नीड अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. तो आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट सबसे इजी आंसर मैं इसका लिख के लाया हूँ. तो आई थिंक यही आंसर आपको याद कर लेना चाहिए कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, सो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड. तो इसलिए हमें एक नया सिस्टम चाहिए होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब. आइए बात करते हैं सेकंड सवाल के बारे में. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. हमने बात करी थी हमारे पास लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग. जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग. तो भाई आंसर क्या होगा? वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द समथिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग. मगर हम मोर प्रिसाइजली अगर बात करें, है ना, तो ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कोई लिविंग है या नहीं लिविंग, क्योंकि हाउएवर सम लिविंग थिंग्स विल हैव चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल. तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते हैं आंखों से. तो क्या हम ग्रोथ को एक फैक्टर माने या ना माने? जनरली हम नहीं मानते. तो हम बात कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस ऐसे फंडामेंटल क्राइटेरिया है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या नहीं लिविंग. तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द आंसर. तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. तो आप लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, तो ये आप इसे डिसाइड कर सकते हैं. फिर आ रहा है एक नया सवाल. ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन मैंने जब काफ़ी सारे पेपर्स को एक्सेस किया तो मैंने देखा कि यार इसी सवाल को घुमा फिरा के ना इन सवालों के जरिए से भी पूछा गया है. मतलब बस लैंग्वेज चेंज कर दी और सवाल सेम था. तो ये थोड़ा सा मैंने प्रोसेस किया पिछले कुछ पेपर्स को देखते हुए. तो भाई ये क्वेश्चंस ना किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आपका जवाब सिर्फ एक ही होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, तो व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर by the organisms? What are the outside raw material used by autotrophic organisms? In addition to carbon dioxide and water, state 2 other factors necessary for photosynthesis. या what are the raw materials for photosynthesis? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं. तो अगर बात की जाए कि भाई ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो पहला होगा आपके पास जवाब डिपेंड करता है कि हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक की बात करें जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है. ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. तो जो अपना खाना खुद से बना लेंगे उन्हें क्या चाहिए? उन्हें CO2 चाहिए होगी, उन्हें वाटर चाहिए होगा, उन्हें सनलाइट चाहिए होगी. ये 3 आउटर रिसोर्सेज हैं जो उन्हें चाहिए होंगे. हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? ऑटोट्रॉफ्स चाहिए या फिर प्लांट्स चाहिए अपना खाना खाने के लिए. तो बात करते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स यूजेस फूड, whereas autotrophs use carbon dioxide, mineral, water and like oxygen are released as a byproduct. So ये raw materials हैं जो कि चाहिए होते हैं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स को. लेकिन वहीं अगर मान लो इस सवाल को चेंज कर दिया गया कि नहीं, एनसीईआरटी ने कहा कि हम कुछ अच्छा सवाल बनाएंगे. इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स, सवाल अगर ऐसा बन जाए कि व्हाई आउटसाइड रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. सो वाई का जवाब क्या होगा? वाई का जवाब होगा आउटसाइड रॉ मटेरियल्स आर यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन एनर्जी. आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर कि भाई बाहर से खाना चाहिए ताकि हम एनर्जी बना सकें, विच इज नीडेड टू मेंटेन द प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, है ना. वो एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए. और लाइफ प्रोसेस अगर मेंटेन रहेंगे तभी तो जीवन चल पाएगा, है ना. तुम्हारे सो कोल्ड बेस्ट फ्रेंड से जीवन नहीं चलता. तुम्हारे सो कोल्ड, है ना, फूड आइटम से खाना, मतलब स्वादिष्ट खानों से जीवन नहीं चलता. इन लाइफ प्रोसेसेस से जीवन चलता है. ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारे पास. आइए बात करते हैं लास्ट सवाल के बारे में. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ? कौन कौन से प्रोसेस आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं? हमने पढ़ लिया है. पहला न्यूट्रिशन, आगे मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओगे फटाफट से. दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. कौन कौन से ऐसे 4 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमें चाहिए हमारे जीवन को कदम बाय कदम आगे बढ़ाने के लिए? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट करने वाले हैं, है ना. 1 2 3 4 लिख के इसका नाम आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, है ना. नहीं करेंगे तो कौन आएगा? शाकाल. कौन आएगा? शाकाल आ जाएगा. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. ये है हमारे लेट्स प्रैक्टिस. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जो कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हैं या कुछ इधर उधर से अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो आइए नहीं अटेम्प्ट करते हैं एक बार, ठीक है. सो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड.
तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, या सब चीज़ें। तो यार ये हम अपनी लोअर एकेडमिक्स में पढ़ चुके हैं और हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है ना। तो अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस, उसकी रिएक्शन क्या होती है कि भाई यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक सेकेंड, गंदा हो गया, गंदा गंदा गंदा, चलो ठीक करते हैं इसको। तो बात करते हैं अगर रिएक्शन के बारे में, तो CO2 भाई चाहिए होगी बाहर से, वाटर चाहिए होगा, चलो भाई मैंने पानी डाल दिया पेड़ों को, CO2 ने बाहर एटमॉस्फेयर से ले ली। अब वो लेंगे सनलाइट, लेकिन सनलाइट लेंगे कैसे? हाँ भाई, सनलाइट ली कैसे जाएगी? सनलाइट लेने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, तो सनलाइट मिलेगी उनको क्लोरोफिल से, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। और यहाँ से बनने वाली है हमारे प्रोडक्ट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, जो कि है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, एंड दैट इज C6H12O6। प्लस में ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज होगी और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होगी और साथ में वाटर भी रिलीज हो सकता है, वाटर भी रिलीज हो सकता है। तो भाई अगर इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना हो तो कैसे करोगे? यहाँ लगा दो 6, यहाँ लगा दो 12, अगर कोई यहाँ पे वाटर है तो। अगर प्रोडक्ट में वाटर नहीं है तो यहाँ पे 6 ही लगाओगे, ठीक है। और C6H12O6 ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लगा दो 6 और यहाँ लगा दो 6, तो ये आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी किसके लिए? हमारे इस प्रोसेस के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, तो इसको हम आने वाली मुलाकात में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो वेल इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है न्यूट्रिशन। बट आई थिंक आज हमने इंट्रोडक्शन जाना, आपने मेरे बारे में जाना, मैंने आपको भी जाना, या जान लूंगा अगर आप मुझे कुछ कमेंट करेंगे तो। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट या कुछ आपको और चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम आपके साथ हैं, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो हमने आज जो भी कुछ पढ़ा, आपका ये होमवर्क है कि आप इसको ढंग से बैठ के रिवाइज करेंगे, है ना, बाबू भैया की तरह चिल मार के आराम से बैठेंगे, है ना, और मस्त एकदम इसको रिवाइज मारने का, अरे बाबा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना, जो भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, NCERT के पेज एक बार खुद से भी पलटना, बिकॉज असली पढ़ाई पेपर के साथ होती है, असली पढ़ाई किताबों के साथ होती है, फ़ोन के साथ नहीं होती। तो हम यहाँ से सीख रहे हैं, हम बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन हमें एक बार पेज जरूर पलटने हैं। क्वेश्चंस हमने कुछ लगाए हैं और अगली मुलाकात से हम उन 4 एस्पेक्ट्स को डील करने वाले हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिशन को हम स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर में, सेकेंड हम रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करेंगे, और चौथा हम एक्सक्रीशन कंप्लीट करेंगे हमारे आने वाले 4 और लेक्चर्स में। और इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस चैप्टर की कोई DPP नहीं है, अगले वाला जो सेक्शन होगा न्यूट्रिशन वाला, उसकी आपको DPPs भी मिल जाएंगी, तो क्वेश्चंस ढेर सारे लगाना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू हैव समथिंग फॉर मी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।